नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का यह 20वां वीडियो है, यानी कि मैंने 19 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ सिलेबस के हिसाब से है। दो टॉपिक में देखेंगे, एक तो पहला क्या है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के हैं और एक है घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से है। यानी कि यहाँ पर दो अधिनियम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो पॉइंट है वहाँ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, ये क्या है सभी को पता है, ठीक है। खासकर से जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा चलता है ये सब चीज़, है ना। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग सबकी मत रहते हैं। तो सरकार द्वारा कौन से इसके बारे में अधिनियम बनाए गए हैं, कौन से नियम बनाए गए हैं, वो सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को टोनही के रूप में, महिलाओं को ही कहा गया है, ठीक है, टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किए जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 प्रदेश में दिनांक 30 सितंबर 2005 से लागू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसी को समझना। क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, कभी कभी 2006-7 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना 2005 है, ठीक है। और इसे कब लागू किए गए हैं? 30 सितंबर 2005। अब उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह थे, ठीक है। यहाँ पर टोनही शब्द को परिभाषित किया गया है कि किसे कहा जा सकता है, यानी कि लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि टोनही से अभिप्रेरित है कि व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपार्जित किया जाए, कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशुओं अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र, किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वह डायन, टोनहा अथवा किसी नाम से जाना जाता है, इसे टोनही कहा जाता है, ठीक है। मतलब लोगों की धारणा ऐसा है कि ऐसा-ऐसा करने से, यानी कि बुरी नज़र करता है या काला जादू करता है, उसे टोनही कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या-क्या है कानूनी, मतलब कानून के तहत जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि टोनही की पहचान के लिए दंड देना है। तो टोनही की पहचान कैसे है? यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है तथा जुर्माने भी दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये टोनही है, ठीक है? तो उस कहने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास और साथ ही जुर्माना का दंड प्रावधान किया गया है। इतना हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रताड़ना के लिए दंड। कभी-कभी होता क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है, जो व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुँचाता है, वह कठोर कारावास में जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकती है और साथ ही जुर्माना। यानी कि होता क्या है कि गाँव में, खासकर से गाँव में चलता है कि किसी को बोल दिए कि यहाँ टोनही है या ये टोनहा है, तो इस माध्यम से अगर हम उसे प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि हमेशा गाली-गलौज करना है, कभी-कभी मार-पीट का नौबत लग जाता है, तो ये भी एक इस अधिनियम के अंतर्गत आता है और इसके लिए 5 वर्ष का दंड भी है और साथ ही जुर्माना उसमें लग सकता है। इसके बाद है अभिकथित उपचार के लिए दंड। जो कोई टोनही के रूप में पहचान किए गए या टोनही द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, पशु, जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़-फूँका, ओझा मतलब बैगा, ठीक है? झाड़-फूँका, टोटका, तंत्र-मंत्र के उपयोग या अन्य कार्य, उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है, तो वह कठोर कारावास अवधि 5 वर्ष या जुर्माना भी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को हम टोनही कह रहे हैं या टोनहा कह रहे हैं, तो उसके विरुद्ध अगर हम किसी झाड़-फूँक वाले बैगा गुनिया से कुछ काम कराते हैं, तो ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है और इसमें जो ऐसा काम करते हैं, उनको कठोर कारावास के रूप में 5 वर्ष रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना, कारावास और कठोर कारावास दोनों अलग-अलग है, ठीक है? कारावास मतलब क्या होता है? एक सामान्य कारावास, जैसे कि जेल में डाल दिए, बस उनसे क्या करा रहा है? काम करा रहे हैं या कोई भी काम है या कोई भी एक्टिविटी है वहाँ से करा लेता है, ये क्या है? सामान्य कारावास होता है, ठीक है? और कठोर कारावास मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना कि
सलाखों के पीछे डाल देते हैं, एक ही कमरे में बंद रहते हैं, वो क्या है कठोर कारावास है। या उससे भी कठोर कारावास क्या है कि उसके गले में या हाथ पैर में जो है लोहे का जंजीर बांध देना, ये क्या है कठोर कारावास की श्रेणी में आता है। अगला है अपराधों का विचारण। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। अब इस चीज को अच्छे से समझना, क्या बोला गया है। मान लो जाए कोई केस कर देता है, ठीक है, जैसे कि कोई मुझे टोनही कहा या टोनहा कहा, तो मैं उसके विरुद्ध अगर केस करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो सुनवाई है सिर्फ एक ही जगह होगा। कहाँ होगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में। जैसे कि हम लोग कोई जिले में जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो वहां पर जाने के बाद पता चलता है ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है, ये पंचम है, लगभग 5 तक ही होता है, ठीक है? 5वें श्रेणी का है। तो इसमें क्या बोला गया है सिर्फ़ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के पास ही जाना है। आपको जैसे कि सिविल न्यायालय है या कोई व्यवहार न्यायालय है या सामान्य रूप से अगर हम तहसीलदार के पास भी वो तो न्याय करते हैं, तो उसके पास ऐसा काम नहीं करेंगे। सिर्फ़ हमको कहाँ कहाँ जाना है प्रथम न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायालय दंडाधिकारी के न्यायालय तक ही इसे सुनने का अधिकार दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता जो कि 1973 की धारा 360 तथा आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। इसके बाद देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन 1974 की धारा 360, ये धारा को याद रखना, कभी कभी धारा को ही पूछते हैं। आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 क्रमांक 20 सन 1958 के अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जुर्माने के निर्धारणों में विषय का विचारण में लिया जाना। तो धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत जहाँ जुर्माने एवं दंड अधिरोपित किया जाता है, न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुई कोई व्यय सहित पीड़ित को शारीरिक एवं मानसिक नुकसान को विचारण में लेना है। उसके बाद है मुआवजा का आदेश। तो मुआवजा का आदेश कौन दे सकते हैं? जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते हुए वसूल किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही जुर्माना पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकता है। उसमें से जो जुर्माना रहेगा उसे कुछ आंशिक रूप से या पूरे रूप से इसे भुगतान के रूप में दिया जा सकता है। फिर आते हैं क्षेत्राधिकार का वर्जन। तो इसका क्षेत्राधिकार किसके पास है कि इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध बाद कार्यवाही सिविल न्यायालय के प्रकरण पर नहीं, मतलब सिविल न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक। मैंने पहले बताया था सिविल न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय है, यहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो कहाँ पर ग्रहण किया जाएगा? सिर्फ एक ही जगह है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में। अब देखते हैं सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही का संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति या प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य निर्वाह करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्ण की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। कुल मिलाकर यहाँ है कि सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही का संरक्षण भी करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ आता है, यहाँ पर कुछ-कुछ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले क्या है कि धारा 306 360 का है, फिर यहाँ जो है लागू कब किया गया है 2005 के अधिनियम है जिसे 30 सितंबर 2005 को लागू किया गया है। और टोनही का शब्द रूप है। टोनही में अगर कुछ केस हो जाता है तो इसमें कितने-कितने जो जैसे कि वो है, सबसे पहली बात तो अगर सिर्फ़ पहचान बस करते ही इसके विरुद्ध अगर केस होता है तो उसमें 3 वर्ष का जेल होता है, ठीक है। अगर हम उसे कथित रूप से प्रताड़ित करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष का जुर्माना रखा गया है, या अभी कथित उपचार के लिए जो दंड है इसके लिए भी 5 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। और इनका जो है विचार कहाँ पर होता है? प्रथम श्रेणी न्यायालयिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है टोनही प्रताड़ना अधिनियम को। अब देखते हैं घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा ना, आपको पूरी तरह से घरेलू हिंसा के अंतर्गत एक महिला के साथ क्या-क्या करते हैं, यानी कि को मतलब कौन से ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं
या कौन से ऐसे व्यवहार का उपयोग करते हैं जो कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये सभी 4 से 5 पॉइंट में आप समझ सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं पहला पॉइंट को। महिला के जीवन, अंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कुशलता को नुकसान पहुंचाना अथवा खतरे में डालना इसमें सम्मिलित है। शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक उत्पीड़न, ये क्या है? ये सभी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट में क्या है कि महिला या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति को दहेज या अन्य मांग पूर्ति के लिए दबाव बनाने की मंशा से महिला को तंग करना, नुकसान पहुंचाना या खतरे में डालना। जैसे कि हमको दहेज चाहिए, या होता है ना, कई कई व्यक्तियों को जो रहता है कि दहेज चाहिए रहता है, तो उसके लिए क्या है, महिला को प्रताड़ित करते हैं बार बार। तो ये भी क्या है, महिला घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है शारीरिक दुर्व्यवहार से किसी भी प्रकार का हमला, आपराधिक धमकी तथा आपराधिक रूप से बल का प्रयोग शामिल होता है। तो इसमें क्या रहता है, शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत अगर कोई शारीरिक उससे प्रताड़ना किया जा रहा है तो भी ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है? यौन दुर्व्यवहार में शामिल है, जैसे कि जबरदस्ती यौन संबंध बनाना है, अश्लील साहित्य अथवा अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए बाध्य करना है, या अन्य के मनोरंजन के लिए जबरदस्ती महिला का उपयोग करना है, यौन प्रकृति का अन्य कोई कृत्य जो महिला की गरिमा का उल्लंघन करता है, ये भी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। फिर आता है मौखिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार में शामिल है। अपमान करना है, हंसी उड़ा देना है, उसे गाली देना है सभी के बीच में, है ना? महिला से संबंधित व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट पहुंचाने की धमकी देना है। जैसे कि कोई कोई महिला का भाई है या पिताजी है, उसको शारीरिक रूप से अगर दंड देने का प्रयास भी करते तो ये भी उसी की श्रेणी में आता है। चरित्र अथवा व्यवहार पर लांछन लगाना है, कलंकित करना है, लड़का ना होने के लिए अपमानित करना है, विद्यालय, कॉलेज अथवा कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान पर ना जाने, मतलब ना जाने देने के लिए बाध्य करना है, किसी को रोजगार के लिए रोकना है, अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह के लिए रोकना भी ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है? उसके बाद आता है आर्थिक दुर्व्यवहार में महिला को उनके उसके तथा उसके बच्चों के पालन-पोषण के लिए पैसा ना देना है, उसे भोजन, कपड़े, दवा आदि ना देना, महिला को घर में ना रखना, घर के किसी भाग पर पहुँच अथवा प्रयोग से रोकना, उसे रोजगार करने से रोकना अथवा बाधा डालना, किराए के मकान वाले मामलों में किराए का भुगतान न करना है। यानी कि मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कि कोई महिला के घर में किराए का मकान में कोई रह रहा है, लेकिन वह किराया नहीं दे रहा है, बल्कि और उसे बलपूर्वक उसे दबा रहा है, धमका रहा है, तो ये भी इसके घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है? महिला की जानकारी और सहमति के बिना उसके स्त्री धन, यानी कि पहले बताया था आपको, जैसे कि कोई कीमती वस्तु रहता है, सोना चांदी रहते हैं, ठीक है? तो उसे जो है अन्य मूल्यवान वस्तु को बेचना या गिरवी रखना, यानी कि महिला को ना पूछकर अपने हिसाब से उसका काम करना है, या ज़बरदस्ती उसका वेतन, आय, मज़दूरी ले लेना है, बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना भी इसमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो मैंने यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट बताए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या है, घरेलू हिंसा के अलग-अलग प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत किसको सुरक्षा मिल सकती है? तो इस अधिनियम के तहत किसे सुरक्षा मिल सकता है? तो इसमें एक ही पॉइंट है, इस अधिनियम में ऐसी सभी महिलाओं को संरक्षण मिलता है जो कि साझे घर में माँ, बहन, पत्नी, विधवा अथवा साझे के रूप में रह रही हो। यहाँ पर देखो, किसे संरक्षण कहा गया है कि एक ही घर के अंतर्गत कोई माँ, बहन, पत्नी, विधवा या कोई भी साझेदार के रूप में रह रहा हो, उसे अगर प्रताड़ित किया जाता है, इस जो ऑप्शन बताया था उसमें से कोई भी चीज़ का, तो ये क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद क्या है, शिकायत कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है इसके बारे में शिकायत है? तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी महिला जिसके साथ प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा की जा रही हो या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। मान लो जाए उसके घर का कोई महिला है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, वो अगर नहीं करा सकते तो फिर उसके परिचित कोई भी जाके उसे करा सकता है, इसके बारे में दर्ज शिकायत। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कोई बच्चा भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत का पात्र है। ऐसे बच्चे को ऐसे बच्चे की माँ अपने अवयस्क बच्चे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, यानी कि लड़का या लड़की हो, उससे जो है आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ माँ अदालत में स्वयं के लिए आवेदन करती है, वहाँ बच्चों को भी सह आवेदक के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि शिकायत कौन कर सकता है, पता चल गया ना? हाँ, अब देखते हैं अगला पॉइंट, किसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है? तो किसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है? कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जिसकी किसी महिला के साथ घरेलू संबंध है, पति अथवा पुरुष भागीदारी के संबंध है, या इसमें
पुरुष तथा महिला दोनों सम्मिलित होते हैं। अब देखो महिला के साथ हिंसा सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, कभी-कभी महिला भी करती है, ठीक है? तो ये भी दोनों को शामिल किए जा सकते हैं। अगला है, सूचना किसे दी जा सकती है अथवा शिकायत किससे की जा सकती है, आपको बताना है। यहाँ पर क्या है, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रत्येक जिले में जिला संरक्षण अधिकारी पदस्थ है। कौन है? जिला संरक्षण अधिकारी पदस्थ है। साथ ही इसके अलावा प्रत्येक विकासखंड पदस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारी भी रहते हैं। इनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रत्येक जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर रहता है, संचालित किया जाता है। घरेलू हिंसा की दशा में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता को शिकायत की जा सकती है। तो इतने लोगों को शिकायत की जा सकती है। अगला है, मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन दे सकता है? तो कोई व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। ये मैंने बताया था, कोई महिला है वो भी कर सकता है, अगर नहीं करना चाहते वो, तो उसके अलावा कोई भी पुरुष जाके या कोई भी व्यक्ति रहता है जो कि व्यथित व्यक्ति की ओर से जाकर वहाँ शिकायत कर सकता है, आवेदन कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आदेश दे सकता है। तो क्या-क्या आदेश दे सकता है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिवादी और व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रूप से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है। यह निर्देश दे सकता है कि महिला को कौटुंबिक गृह अथवा उसके किसी भाग से निकालना अथवा अलग नहीं किया जाएगा। महिला अथवा उसके नातेदार को ऐसे गृह अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि आवश्यक समझा जाए तो फिर कार्यवाही को गुप्त रूप से किए जाने का निर्देश भी दिए जा सकते हैं। महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा न किए जाने अथवा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सुरक्षा आदेश दी जा सकते हैं। जैसे कि कोई ज़्यादा ही असुरक्षित है, उसे जो है सरकार या कानूनी रूप से इसे सुरक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप महिला अथवा उसके बच्चे द्वारा वहन की गई हानि को पूरा करने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। और ये मौद्रिक सहायता कौन देगा? जो अपराधी रहता है वही देता है, उससे जुर्माना लेकर उसे प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश का उल्लंघन एक अपराध है जो कि कानून के अंतर्गत दंडनीय है। अब ये तो मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया कि ऐसा-ऐसा करना है, लेकिन इनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो इनके लिए भी अलग से प्रावधान है। यह अधिनियम मौजूदा कानून के अतिरिक्त है, ठीक है। व्यथित व्यक्ति के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत को अन्य कानूनी प्रावधानों के अर्थात तलाक, अनुरक्षण हेतु याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत भी मांगा जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट यानी कि DIR। तो DIR मतलब क्या होता है? घरेलू घटना रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है कि घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता को एक DIR घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तैयार कर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होता है तथा उसकी प्रतियां संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि यदि महिला ऐसी इच्छा करती है तो संरक्षण अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता महिला को राहत दे हेतु आवेदन दायर करने में सहायता कर सकते हैं और ऐसे आवेदन के साथ DIR की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 प्रकार के जो अधिनियम है उसे बता दिया है। टोनही प्रताड़ना जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 2005 का अधिनियम है, और साथ ही घरेलू हिंसाओं में महिलाओं का संरक्षण किस प्रकार से इनका परिभाषित किया गया है, किनको आवेदन कर सकते हैं, कितने वर्ष का इनके प्रावधान हो सकता है, उससे जुर्माने दिया जाएगा, तो उस व्यथित महिला को भी दिया जाएगा। और आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन किसके पास कर सकते हैं, आवेदन में क्या आदेश दे सकते हैं, अगर उस आदेश को ना माने तो उसके लिए क्या जो प्रावधान किया गया है, अंतर्गत जो दंडनीय किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएं। प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 8 मार्च है, 5 मार्च है, 15 मार्च है या 1 मार्च है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।